नमस्कार साथियों, न्यूज क्लिक में हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक आदमी ने अखबार उठाया और खबर पढ़ी। खबर पढ़ने के बाद उसके दिमाग में तीन बातें आईं, तीन नजरिया आए। पहला नजरिया उससे यह कहता है, जब एक आदमी गांव से विस्थापित होता है तो उसे कितनी तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जब यही एक आदमी ना होकर के दसियों लाख आदमी हो तब क्या होगा। दूसरा नजरिया उससे यह कहता है, जब जंगल की तरफ, जो जानवरों के रहने का इलाका है, जब इंसान बढ़ते हैं तो जंगलों को कितनी तकलीफ होती होगी, जानवर कहां जाते होंगे। और तीसरा नजरिया उससे यह कहता है कि दिल्ली में बहुत वायु प्रदूषण है, दिल्ली बहुत खराब हो गई है। हमारी प्राचीन संस्कृति ये कहती है कि प्रकृति से तालमेल बिठा करके हम रहते थे और बड़े अच्छे तरीके से रह पाते थे। तब आप पूछेंगे कि वो खबर कौन सी थी। तो खबर यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया है कि जंगलों में रहने वाले आदिवासी, जो लगभग 10 लाख से भी अधिक हैं, उन्हें जंगलों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि वन अधिकार कानून के तहत वो अपने रहने के दावे को साबित नहीं कर पाए हैं। इस पूरी कहानी पर, इस पूरे मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए हैं NAPM के नेशनल कन्वीनर मधुरेश कुमार। तो मधुरेश जी, पहला सवाल आपसे यही बनता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी उस आदमी की तरह तीन नजरिए आए होंगे या बहुत सारे नजरिए आए होंगे, लेकिन आखिरकार उसने इतना कठोर फैसला क्यों लिया? वनाधिकार कानून और उसमें दो पक्ष होते हैं, कोई भी कानून होता है। यहाँ पर वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट, वाइल्ड लाइफ फर्स्ट और उस तरह से वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के मामले पर जो लोग काम करते हैं, उन लोगों ने अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की। उनका कहना है, और ये अपील आज की नहीं है, यह अपील 2006 में जब वनाधिकार कानून बना था, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, तब से इस पर बहस चल रही है। कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं जिनकी पिटीशन पर भी फैसला हुआ है, उनका मानना है कि जंगलों में सिर्फ पेड़ पौधे और जानवर रहने चाहिए। भारत में जबकि यह बिल्कुल अलग है, हमारे आदि मानव या आदिवासी हम जिन्हें कहते हैं, सालों से, हजारों सालों से वह जंगलों में रहते आए हैं। कानून बाद में आया है, राज्य सरकार बाद में आए हैं, वन विभाग बाद में आए हैं, लेकिन आदिवासी जिस तरह से पेड़ पौधे हैं उसी तरह से पशुओं के साथ हमेशा से रहते आए हैं। जंगल जंगल बात चली है, पता चला है, हम सब जानते आए हैं, सुनते आए हैं। तो आदिवासी हम कहते भी इसलिए, आदि मतलब आदि मानव, बहुत पुराने मानव हैं, और जंगल आए हैं। ये शहर, ये बिल्डिंगें, ये कानून कचहरी, ये सब बाद में आए हैं, ये हम सब जानते हैं। आज की तारीख में हो क्या रहा है, एक तरफ हम जानवरों की बात कर रहे हैं, जैसे टाइगर बचाओ, टाइगर फाउंडेशन और ये सारी चीज़ें, ये संस्थाएं उनके मातहत लगी हुई हैं। लेकिन जो बाघों को या हाथियों को कहें, सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ जंगल में रहने वाले लोगों से नहीं है, खतरा शहर वालों से है। क्योंकि शहर जो है फैलता हुआ जंगलों की तरफ जा रहा है। शहर, जंगलों में खनिज हैं, जंगलों में अभी हमारा जो अखबार बिकता है या जिस अखबार जो कागज़ छपते हैं, वो सारे जंगल में लगे पेड़ों से आते हैं। तो हमारी जो आधुनिकता की जो ज़रूरतें हैं वो जंगलों से पूरी होती है। और सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो उनसे है, जंगल में जो रह रहे हैं उनसे उनको ज़्यादा खतरा नहीं है। क्योंकि अगर जंगलों में उनसे खतरा होता तो जंगल नष्ट हो गए होते आज तक। क्या आदिवासियों की संख्या इस देश में इतनी बेतहाशा बढ़ रही है कि जंगलों को खतरा हो चुका है? नहीं हुआ है। 7.5% आप कहते हैं तो 7.5% आज भी है। खनन, जिसके खिलाफ बहुत सारे आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं, नेशनल पार्क के नाम पर जो आदिवासियों को खदेड़ा जा रहा है, उससे ज़्यादा खतरा तो कंपनियां लगा रही हैं। उसमें देशी जो पूंजी है उसका एक तरफ पूरा हलचल है, दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय पूंजी का भी इसमें हाथ है, जो कि जंगलों को किस तरह से एक दोहन की वस्तु बना दी जाए, कैसे उसमें बाजार का प्रभाव बढ़ जाए, उसके लिए सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं ये जो वाइल्ड लाइफ फर्स्ट या इस तरह के कंजर्वेशन लॉबी जो संरक्षण के नाम पर और पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पर काम करती हैं, उनका कहीं ना कहीं इस पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ाने का काम कर रही हैं वो इस बीच में। और उसी बहस में जहां पर सरकार का कोई वकील, सुप्रीम कोर्ट में जब ये हियरिंग हो रही थी तो 4 हियरिंग तक मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हो, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हो या सरकार के ASG जो कि अटॉर्नी जनरल हैं और अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल, सरकार के पास तमाम लोग हैं जो कि प्रधानमंत्री की डिग्री की रक्षा के लिए सरकार में जाते हैं। अमित शाह का प्राइवेट केस हो तब भी जो AG हैं वो आ जाते हैं। तो इतने करोड़ आबादी, 7.5% जिनकी आबादी की हकों की रक्षा के लिए, सम्मान की रक्षा के लिए जब कोर्ट में फैसला की बात आती है तो सरकार का वकील वहाँ कोई क्यों नहीं रहता? वर्ल्ड वाइल्ड फर्स्ट की याचिका में यह भी बात था कि वन अधिकार कानून को खारिज किया जाए, और
जब ये बात थी और सरकार की तरफ से कोई वकील प्रस्तुत नहीं होता है इस केस को लड़ने के लिए, तो आपको इसमें आशंका क्या लगता है कि वन अधिकार कानून में क्या ऐसी कुछ बात है कि जिससे विकास रुक सकता है भारत का? पिछले 10 सालों में या 15 साल मान लें, तो कुछ ऐसे कानून हैं जो कि बदल करके जनता के संघर्षों के बाद या कहिए आज़ादी के बाद कुछ ऐसे कानून हैं जो कि बहुत ही प्रोग्रेसिव और प्रो पीपल हैं, जिससे जनता एम्पावर्ड होती है। एक हमें ये बात कहनी नहीं चाहिए क्योंकि हम डेमोक्रेसी हैं ऑलरेडी, तो हमें मानना चाहिए कि जनता एम्पावर्ड है। लेकिन यहाँ पर जैसे देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 का है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, या पेसा का कानून है, या फिर भूमि अधिग्रहण का कानून ले लीजिए। ये सारे कानून हैं जिसमें कहीं ना कहीं सरकार से जो शक्ति है, सरकार के पास जो शक्ति है, वो छीन करके जनता को दी जाती है। जैसे आरटीआई का कानून है, हम पूछ सकते हैं सरकार से कि आपने ये पैसा कहाँ खर्च किया। तो वनाधिकार कानून भी जो है इसी कड़ी में है। हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन जंगलों के भीतर जो आदिवासी और अन्य परंपरागत वासी हैं जो रह रहे थे, उन्हें आज़ादी नहीं मिली। उनको आज़ादी 2006 में मिली है, जब वनाधिकार कानून आता है। वनाधिकार कानून की प्रस्तावना में लिखा है कि क्योंकि एक ऐतिहासिक तौर पर अन्याय हुआ है उनके साथ, उस अन्याय को न्याय संगत करने के लिए 2006 का वनाधिकार कानून लाया जाता है। इस कानून के तहत जो आदिवासी जंगलों में रह रहे हैं, खेती कर रहे हैं, अपना घर जो कि एक पक्का घर नहीं बना सकते थे या फिर वहाँ पर स्कूल नहीं बन सकते, उन लोगों को यह हक मिलता है कि उस जगह पर अपनी वो मालकियत मान सकें। तो एक वन गांव और रेवेन्यू विलेज का यह फ़र्क है। आमतौर पे गांव में क्या है, आपकी ज़मीन है, आपको अगर थोड़े पैसे मिले तो आप घर बना सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आप घर नहीं बना सकते। अगर आप घर बनाते हैं, 2006 के पहले की बात है, अगर आप घर बनाते हैं तो वन विभाग आकर के उस घर को तोड़ देगा। जंगलों में रहते हुए जैसे कुछ जलावन के लिए लकड़ी चाहिए, थोड़ी सी जलावन, एक आदिवासी का अगर 4 लोगों का परिवार है, वो कितना जलावन लेगा? जलावन के लिए थोड़ी लकड़ी चाहिए, गोंद है, रबर है, या फिर तेंदुपत्ता है, और ऐसे बहुत सारे वनोपज हैं, लघु वनोपज, जिन पे आदिवासी निर्भर है, क्योंकि वो साथ रहते हैं वहाँ पर। वो ज़्यादा नहीं लेते, जितनी ज़रूरत होती है उतनी, वो बाजार से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए उन्हें यह फायदा मिलता है। तो वनाधिकार कानून उसके इस हक को, जो कि परंपरागत तौर से उसके पास है, उसको एक कानूनी जामा पहनाता है, और इसके लिए उनको ये हक मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि वो हक मिलेगा, उसको ज़मीन का हक मिल गया और वह बेच देगा, नहीं, वो बेच नहीं सकता है। उस ज़मीन को अपने सिर्फ वारिस को दे सकता है। तो फिर भी यह एक जंगलों की जो नष्ट होने की बात लोग कह रहे हैं कि इस कानून के इम्प्लीमेंट होने से जंगल नष्ट हो जाएंगे, यह गलत है, एक अफवाह है। ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि छोटे से गांव में जहां वो रहते हैं, जिस ज़मीन पर वह मेहनत करके अनाज उपजाते, उसको उन्हें कानूनी हक मिल जाएगा, ताकि कोई उन्हें बेदखल न कर सके। अभी वह वन विभाग के रहमो करम पर वहाँ रहते हैं, तो इस और ज़रूरी था, क्योंकि उन्हें आमतौर पर प्रताड़ना की जाती है। आज जो हम कह रहे हैं कि 2019 में यह फैसला आया है, और 10 लाख नहीं, 23 लाख, लगभग 23 लाख लोगों को ये उन्हें अपने घर से उजाड़ना पड़ेगा और उन्हें ये किया जाएगा। तो वैसे में यह हो रहा है 2002, हम याद करें 2002 से 4 के बीच में लगभग इतने ही लोगों के घर तोड़े गए थे। क्यों? तब भी हवाला दिया गया था सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद देश भर में संघर्ष हुए, आंदोलन चले, लोग सड़क पर आए, आदिवासी जंगल छोड़कर राज्य की राजधानियों और दिल्ली के जंतर मंतर पर लंबी संख्या और ये लगाते रहे। तब जाकर के फिर सरकार ने वन अधिकार कानून लाया। कोई सरकार ने अपनी मर्जी से कोई एक दया भाव दिखा करके नहीं लाया, बहुत संघर्षों के बाद हुआ है। तब भी ये डिबेट्स चले थे। तो ये आप बहुत अच्छी आपने बात कही। एक बात आपसे हो सकती है कि एक लोकतांत्रिक सरकार के लिहाज से अगर मैं खड़ा हूं, तो ये सोच सकता हूं कि वन अधिकार कानून के तहत ऐसे प्रावधान बनाए होंगे कि वनों का संरक्षण भी हो जाए और आदिवासियों को अधिकार भी मिल जाए। तो वो वन अधिकार कानून में ऐसे कौन से प्रावधान से, कौन से नियम थे जहां पर दोनों संतुलित होते दिखाई देते हैं? अगर आप ये बता पाएं दर्शकों को। देखिए, वनाधिकार कानून में जो आदिवासियों को और अन्य परंपरागत वासी हैं जो हक मिला है, वह अपने खुद के इस्तेमाल के लिए मिला है। और उसमें ग्राम सभा, अगर आप गढ़चिरौली में एक जगह है, जो गढ़चिरौली लोग आमतौर पर नक्सल के लिए जानते हैं, लेकिन गढ़चिरौली में जो वहाँ पर आम सभा है, तो वहाँ पर आम सभा अपने तरीके से जितनी उन्हें ज़रूरत होती है उतना ही वनोपज लेते हैं। जो पैसा, अगर मान लीजिए वनोपज ज़्यादा हुई उस साल, तो वो पैसा ग्राम सभा के पूरे प्लानिंग में, ग्राम सभा उसका ट्रस्टी है।
एक ट्रस्टी का जो हिसाब होता है कि हम इसकी रक्षा करेंगे, हम उसका दोहन नहीं करेंगे। पूंजीवादी व्यवस्था में होता है कि आपको जो मिल गया उसका हम दोहन कर रहे हैं, उसको आप रिप्लेनिश करने की बात नहीं सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कैसे वो खत्म हो जाए। तो यहाँ पर ग्राम सभा जो है वहाँ पर उन्होंने अपना बैंक खाता बनाया है, जो पैसे आते हैं उससे गांव की जो विकास के हैं उस काम में इस्तेमाल करते हैं, और उनके पास आज भी बहुत पैसा पड़ा हुआ है, क्योंकि उतना कितना अब कितनी सड़कें बनाएंगे, कितनी नालियां बनाएंगे, तो जो पैसा पड़ा हुआ है वो पड़ा हुआ है, गांव के फिर आगे के रोजगार के लिए, स्वास्थ्य इंश्योरेंस के लिए और हर तरह के कामों के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ट्रस्टीशिप की भावना को जो गांधी जी ने भी जो कहा था उसको प्रेरित करते हुए कानून में वो प्रावधान है। इसमें जो अभी मामला हो रहा है कि जैसे कहिए कि जो गुजर हैं, राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, वहाँ के गुजर हैं, गुजरों ने फाइल किया कि इस जगह पे हम रहते हैं और इसके लिए हमारा प्रमाण पत्र है कि हम यहाँ कई सालों से रह रहे हैं। उस आधार पे कानून की धारा 12 के तहत उनके राइट्स रिकॉग्नाइज होंगे। अब रिकॉग्निशन का जो हक है कि ये मान्य है या अमान्य है, इसका हक ग्राम सभा को है। ग्राम सभा अगर कहती है कि ये हक मान्य है तो आगे अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी सब डिवीज़न के लेवल पे जो फॉरेस्ट कमेटी है उसको, उसका डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी और स्टेट लेवल कमेटी। तो ग्राम सभा अगर कहती है तो जाकर के वो मान्य होगा। अगर मान लीजिए ग्राम सभा ने कह दिया कि ये मान्य है, लेकिन ऊपर की कमेटीज कहती हैं कि ये अमान्य है, आपने कहीं गलती की है, चूक की है, तो वापस जिन लोगों ने फाइल किया है अपना क्लेम, वो ग्राम सभा के पास आएंगे, ग्राम सभा उसकी दोबारा समीक्षा करेगी। तो बिना इस पूरी प्रक्रिया को, और एक बार नहीं 3-4 बार ये प्रक्रिया चलेगी, जब तक पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हो जाए कि यह बिल्कुल दावा फर्जी था, गलत था, तब तक आप इसको बेदखल नहीं कर सकते। क्योंकि और 2006 के पहले के लोगों का है, तो आज अगर 2018 है तो 12 साल के लोगों का दावा ऐसे भी नहीं होगा। तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में अभी जो 16 राज्य की सरकारों ने एफिडेविट फाइल किए, तो क्या उन्होंने धारा 12 वनाधिकार कानून 2006 के तहत जो भी प्रावधान हैं दावों को खारिज करने और मान्य करने का, उन्होंने पूरा किया है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले में अगर आप ध्यान से पढ़ें तो वो उसकी बारीकियों में नहीं गए हैं। सरकार का वकील अगर वहाँ होता तो वह शायद बता सकता था कि इस प्रावधान में इतनी भूमिकाएं हैं और जो कि पूरी नहीं हुई है। कानून के तहत ये बात है कि ग्राम सभा ये तय करेगी कि इलेक्शन किसको बाहर निकालना है और किसको रखना है। तब ये सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में एक लाइन लिखी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि द चीफ सेक्रेटरी शैल इंश्योर दैट वेयर द रिजेक्शन ऑर्डर्स हैव बीन पास्ड, eviction will be carried out on or before the next date of hearing. In case the eviction is not carried out, as aforesaid, the matter would be viewed seriously by this court. यानी कि ये सब होने के बाद भी अगर नहीं करते हैं तो कोर्ट इसको गंभीरता से देखेगी। पहले भी गंभीरता नहीं खाती, अब गंभीरता का क्या? देखिए, कोर्ट अगर इतनी ही चिंतित थी इस बात को लेकर के, वह इसमें 2-4 और प्रावधान जोड़ सकते थे कि ये जो रिजेक्शन आए हैं, या वो कह सकते थे कि ये जो रिजेक्शन आए हैं, क्या आपने धारा 12 के तहत पूरी तरह देखा है? और नहीं तो वो यह भी ऑर्डर दे सकते थे कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी शुड इंश्योर दैट द प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन ऑफ द क्लेम्स ऑफ मेड अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट हैज बीन फॉलोड और नॉट. If finally all the options, the level of appeal and everything has been exhausted, then they can proceed towards eviction. अब जब इस तरह से ऑर्डर आता है तो फिर जो प्रशासन है वो तुरंत से हलचल में आता है और कहता है कि ठीक है, नहीं हुआ है जी, हम इसको एविक्ट करते हैं। ये थोड़ा वन अधिकार में फिर से जाते हैं, तो वन अधिकार में एक प्रावधान ये भी है कि जिनको जमीन का मालिकाना हक मिल जाता है वो बेच नहीं सकते हैं। तब ये जो वर्ल्ड वाइल्ड फर्स्ट जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कैसे कह सकती हैं कि ये शहरीकरण की तरफ बढ़ेगा, औद्योगिकरण होगा, ये विस्तारित होता चला जाएगा? जब वो बेचने का प्रावधान ही नहीं है तब तो बात वहीं पे खत्म हो जाती है। बात तो यहाँ से शुरू होनी चाहिए कि अगर वर्ल्ड लाइफ फर्स्ट और इन सबको इतनी ही चिंता है तो वो, आप जैसे एक नाम आपको मैं देता हूँ, वाल्मीकि थापर बहुत बड़े अपने आप को कंजर्वेशनिस्ट मानते हैं। वह जो है टाइगर पे फिल्में बनाते हैं, टाइगर प्रोजेक्ट, और अपने आप को आए दिन उनको आपको लेख मिल जाएंगे, लिखते फिरते हैं। लेकिन थापर ग्रुप कौन है? थापर ग्रुप की बहुत बड़ी मिलें चलती है, पेपर की मिलें, और पेपर की अगर मिलें चल रही है तो आपका पेपर जो है कहाँ से आ रहा है? पेपर पल्प के लिए आप बड़े तौर पर जंगलों में आप ये बांट रहे हैं,
बड़े तौर पर जंगलों का दोहन कर रहे हैं। तो एक तरफ आप दोहन करते हैं और दूसरी तरफ संरक्षण के नाम पर सिर्फ आप बाघों की बात करेंगे। क्या लोग नहीं हैं? क्या इस देश में लोगों की बात नहीं होगी, आदिवासियों की बात नहीं होगी? आज तक वन विभाग के पास अगर आंकड़ा है वो दिखाए, बताए कि आदिवासियों ने कितने बाघ मारे। इसका कोई आंकड़ा है क्या? इल्लीगल पोचर्स वह काम ये करते हैं, लेकिन उसके बारे में तो नहीं होगा। वाइल्ड लाइफ फर्स्ट और WWF इन सब जैसे लोगों को हमने कभी नहीं देखा कि खनन को रोकने के लिए या ग्राम सभा के राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो खनन को रोकने के लिए जहां इल्लीगल माइनिंग हो रही है, गोवा देख लीजिए या फिर बेलारी चले जाइए कर्नाटक में, इन जगहों पर कभी भी ये लोग वहां क्यों नहीं आए? अगर पर्यावरणविद आप इतने हैं तो आप कभी भी, आपकी कोई पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं जाती? बिजनेस स्टैंडर्ड में एक रिपोर्ट निकली जिसमें कहा जा रहा है कि लगभग 42 लाख आदिवासियों ने अपने दावे प्रस्तुत किए कि हमें अधिकार मिलने चाहिए। इसमें से केवल 35 या कुछ फीसदी लोगों को ही दावे मिले। इतना खारिज क्यों? मतलब ये कुछ राज्यों में तो 2% मिले हैं। अगर आप देखें तो अभी हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं तो नासिक से बॉम्बे का अभी कल किसान मार्च शुरू हुआ, 2 दिन पहले शुरू हुआ। लॉन्ग किसान मार्च ये दूसरी बार चल रहा है। दोनों में एक प्रमुख मांग था कि फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को लागू किया जाए। ये बहुत सारे आदिवासी जो हैं वहाँ पर थाने और आसपास वो लोग चल रहे हैं, उनका जो फॉरेस्ट राइट्स है वो लागू नहीं हो रहा। लेकिन उसी इलाके से अगर आप देखें तो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, बुलेट ट्रेन और ये कई सारी परियोजनाएं वहाँ से जा रही, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये सारी परियोजनाएं जा रही है, एक्सप्रेसवे बनते जा रहे हैं। उन सब कामों के लिए, लागू करने के लिए सरकार के पास पैसा, शासन, ताकत सब कुछ है। लेकिन उन्हीं आदिवासियों के जिनकी ज़मीन से आप ये ले जा रहे हैं, जिन जंगलों से आप ये सड़कें बना रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, उसके लिए उनका वनाधिकार कानून लागू करने के लिए क्यों इन आदिवासियों को इतनी गर्मी में पैदल इतनी दूर बॉम्बे जाना पड़ता है? लेकिन फिर भी जो प्रशासन है, प्रशासन का जो ढांचा होता है, नौकरशाही इसमें किस तरीके से काम करती है, वन विभाग कैसे इसको रोक सकती है, ये जो स्थानीय लोग मिल करके इसको कैसे, ये मतलब ये रोकते हैं क्या, कैसे प्रभावित करते हैं? देखिए, इतना ही हो पाता वन है विभाग इसमें पूरी तरह शामिल है। आप ऐसे मान के चलिए, वन विभाग जमींदार है। जमींदारी कानून लागू होता है, उसमें कहा जाता है कि जो भी रैयत खेत जोत रहे हैं उनको उस पर मालिकाना हक मिल जाएगा। तो क्या कोई भी जमींदार चाहेगा कि जिसकी जो रैयत है उससे मुक्त हो जाए? तो आप उस हिसाब से देखिए, यहाँ पर वन विभाग का अभी पूरी तरह से एक जमींदारा हक है कि जो भी आदिवासी वहाँ रहता है उनकी रहमो करम पर जीता है। तो आदिवासी की मान लीजिए मुर्गी है या फिर जो और भी चीज़ें हैं, वन विभाग का कोई भी जो फॉरेस्ट गार्ड है एक, वो आता है, छीन के ले जाता है, उनकी बहू बेटियों पर हमला बोलता है, उनके साथ दुर्व्यवहार करता है। छोटा सा अगर घर को पक्का कर लिया, उस पे एस्बेस्टस का शीट भी डाल लिया तो अच्छा इतना डाल लिया, इतने पैसे लगेंगे। तो एक जो पूरी तरह से उगाही का मामला है वो चाहते हैं कि वो खत्म ना हो, उनको ताकत ना मिल जाए। अगर रेवेन्यू विलेजेस ये बन जाते हैं तो उनकी ताकत चली जाएगी, तो वो वोट देने के लिए उनका वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा, वहाँ पर सरकार की योजनाएं चली जाएगी, सड़कें बन जाएगी। तो वो नहीं चाहते कि वन विभाग की अपनी जो मालकियत है वो खत्म हो जाए। तो ये बहुत सीधा सा मसला है, बहुत साधारण तरीके में ये मामला है, तो वन विभाग नहीं चाहता। दूसरी तरफ देखिए, जो आपका डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, नीचे के या BDO है, SDO है, इनके ऊपर अगर कोई सजा का खौफ नहीं है, अगर कोई जवाब तलब ऊपर से नहीं किया जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? ये कि क्या कहते हैं कि भूमि अधिकार प्रमाण पत्र लेने में आदिवासियों को पहले ग्राम सभा जाना है, फिर वो तालुका स्तर पर, फिर जिला स्तर पर। ये इतनी लंबी प्रक्रिया है, इसमें तो अगर देखा जाए जिस तरह से भारत की नौकरशाही काम करती है या ढांचे, प्रशासनिक ढांचे काम करते होंगे, एक आदिवासी मतलब जागरूक नहीं है इतने, तो इनके साथ तो बहुत लूट भी, भ्रष्टाचार का भी यहाँ पे तंत्र लंबा चौड़ा होगा। बिल्कुल है, लेकिन देखिए कुछ जगहों पे जैसे जिन जगहों पर मिला है लोगों को प्रमाण, तो अगर आप 2006 के बाद की स्थिति देखें तो 2006 में 1 साल तो लग गए रूल बनने में। उसके बाद फिर हर एक राज्य स्तर पे जब इसके इम्प्लीमेंटेशन का गया तो फिर यह तय नहीं हो पाया, राज्य सरकारें तय नहीं कर पाई कि कौन सी मिनिस्ट्री या कौन सा डिपार्टमेंट इसका नोडल एजेंसी होगा। तो कुछ जगहों पर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इसका नोडल एजेंसी है, कुछ पर इन्वायरमेंट है, कुछ जगहों पर सामाजिक कल्याण विभाग है। तो ये अलग अलग तरीके से, तो उसको लेकर के फिल्टर होते होते नीचे 3-4 साल तो इस बात पे लग गए कि इसका प्रापत्र कैसा होगा, कि कौन सा ऐसा फॉर्म होगा जिसमें भर करके या कौन से साक्ष्य होंगे, क्योंकि राज्य स्तर पर जाते जाते तो 3-4 साल तो उसी में लग गए। 2010 तक जो संख्या आप 36% कह रहे हैं वो तो घट करके 2 से 5% थी।
जहाँ तक मिले हैं तो वो भी इसलिए मिल पाए हैं क्योंकि जो जिन जिन संगठनों ने इसके लिए मांग की थी और जो संघर्ष किए थे, उन जन संगठनों ने दोबारा से यह प्रक्रिया चलाई। कई तो बुकलेट्स और ये सब छापे गए हैं अलग-अलग भाषाओं में, क्योंकि सरकार ने नहीं छापा। सरकार ने इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाया। जैसे वोटिंग के लिए चुनाव आयोग एक अवेयरनेस कैंपेन चलाता है, उस तरह से राज्य सरकार या सेंट्रल सरकार ने नहीं चलाया है। तो उस हिसाब से फिर लोगों ने चलाए और उसके बाद एक बड़ी मेहनत के बाद ऐसा हुआ है कि कुछ लोगों को मिला है। जो 36% भी आप कह रहे हैं, वो मिला है। लेकिन बिल्कुल सही है आपका कहना कि इसमें भ्रष्टाचार या फिर जो भी शोषण हो सकता है, वो हुआ है। शुक्रिया मधुरेश जी। जो कहानी शुरू में सुनाई थी, उसके साथ ये पूरी बातचीत जोड़ दीजिए और समझते रहिए चीज़ों को। तब आप देखेंगे कि जब इतना आप समझेंगे, आपको अखबार और मीडिया इतना कुछ देंगे, तो सरकार वकीलें भी रखेंगी और सुप्रीम कोर्ट ऐसे फैसले भी नहीं देगा। शुक्रिया आप सभी का। देखते रहिए न्यूज़ क्लिक।